हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 9 दिसंबर। देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जिनको बुक्स वगैरह ऑर्डर करना होगा, हमने यहाँ पे अमेजन का डायरेक्टली लिंक दे रखा है। आप चाहे तो डायरेक्टली ऑनलाइन बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन बुक्स मंगानी है, हमसे मंगानी है, चाहे एनसीईआरटी की हो, चाहे किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की हो, तो इस नंबर पर हमें डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं। टीम का कोई ना कोई मेंबर आपसे डायरेक्टली कम्युनिकेशन कर लेगा, या आप उनको व्हाट्सअप कर दीजिए, वो आपको सारी डिटेल्स भेज देंगे। ठीक है। और जिन्होंने डीकेएस सेकंड में दोस्तों ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। और खास तौर पे जो पेड ग्रुप के बच्चे जैसे एनसीईआरटी में हैं या फिर किसी पैक में रहे हैं हमारे, प्लीज़ आप अपना मोबाइल नंबर वही वाला रजिस्टर कीजिएगा जो यहाँ पे आपने इससे पहले रजिस्टर करा रखा था। ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपको 15 तारीख तक सारे बैचेज में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। और बहुत सारे बच्चे कर देते हैं जीएस फाउंडेशन की जो क्लासेज है वो कब से स्टार्ट होंगी। ठीक है। तो देखो, प्लान तो ये चल रहा है कि नए साल पे स्टार्ट करें दोस्तों, क्योंकि ये साल थोड़ा सा अजीब सा रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि नए साल पे नई शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो नए शुरुआत के साथ करेंगे। दूसरा ये है कि बच्चे कह रहे हैं सर एडमिशन कब से स्टार्ट करेंगे, हमें एडमिशन लेना है, हमें एडमिशन लेना है। तो दोस्तों आपके एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा इंतजार नहीं कराएंगे। ठीक है। हार्डली आपको 15 दिसंबर से या 14 दिसंबर से हम कोशिश करेंगे कि आपकी एडमिशन स्टार्ट कर दें। आपको 10 से 15 दिन का इसमें टाइम पीरियड मिलेगा, आराम से आप एडमिशन ले सकते हैं। और जो शुरू के बच्चे होंगे, ठीक है, उनको आप ये जो पैक पड़ेगा 14,999 का ही पड़ेगा। ठीक है। 100 स्टूडेंट्स को हम क्या करेंगे, 14,999 का ही पैक देंगे। उसमें आपको कूपन ही आ जाएगा। ठीक है। आप कूपन अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली आपको वहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगा। तो वहाँ पे आप डायरेक्टली कर सकते हैं, फिर हमें डायरेक्टली जैसे पेमेंट पहले आप करते थे वैसे ही पेमेंट करके ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। सारी डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे जिस दिन लॉन्चिंग से 1 2 दिन 3 दिन पहले हम इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे कि हम कैसे करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो ये आपकी कंप्लीट पैकेज होगा दोस्तों। इसके बाहर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें एक जगह समराइज रूप से पूरा प्रॉपर नोट्स मिलेंगे आपको इसके। ठीक है। तो आप आराम से पढ़ाई कर पाएंगे। ठीक। जो लोग नए हैं उनके लिए एक सजेशन ये है कि प्लीज़ पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। ठीक है। एनसीईआरटी के बाद थोड़ा सा पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी के बाद आप स्टैंडर्ड कोर्स में इन्वॉल्व होइए। ठीक है। आप तब अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे उस चीज़ को, क्योंकि आप पहले से ही बहुत सारी चीज़ें जानते रहेंगे उसमें। ठीक है। तो इसके वीडियो पैक के लिए आप इसी नंबर पर डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, 8840385335 पे ही। पेमेंट मेथड मैंने पहले भी बता रखा है, तो अकाउंट नंबर डिटेल दी गई है हमने, फोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, गूगल पे, सब इसी नंबर पे है। आप डायरेक्टली पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट, अपना नाम और मोबाइल नंबर हम इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, या जो हमने ईमेल आईडी प्रोवाइड कर रखी है उस ईमेल आईडी पर हमें आप ईमेल कर सकते हैं। ठीक है। चलिए करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो बात करेंगे दोस्तों शिवजांग कंप्यूटर की। बेसिकली ये क्या है, सुपर कंप्यूटर आपने एक नाम सुना होगा, सुपर कंप्यूटर। और बेसिकली इसको अगर हम बात करें, ठीक है, प्रकाश आधारित क्वांटम कंप्यूटर बोलते हैं। सो क्वांटम कंप्यूटर एक क्वांटम सुप्रीमेसी और सुपर कंप्यूटर में डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली थोड़ा सा ये भी आपको जानने की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली चीन के वैज्ञानिकों ने क्या कहा है दोस्तों, जो इनका आपका जिवजांग कंप्यूटर है, तो इन्होंने क्या कहा कि ये सब मतलब एक बड़े डाटा को, ठीक है, 200 सेकंड में पूरा कर लेगा। मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डाटा है, तो इसको क्या करेगा ये 200 सेकंड्स में कर लेगा। 200 सेकंड्स मतलब हार्डली 3 मिनट 20 सेकंड्स में क्या करेगा, ये आपका कवर अप कर लेगा। कवर अप मतलब सारा डाटा एनालिसिस करके आपको यहाँ पे दे देगा। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है 200 सेकंड्स में। अगर इसी डाटा को हम अगर सुपर कंप्यूटर से करें, ठीक है, तो उसको 250 मिलियन वर्ष बिलियन वर्ष लग जाएंगे। ठीक है। मतलब 250 करोड़ साल लग जाएंगे, बेसिकली इनका ये कहना है। ठीक है। तो इनका ये कहना है। तो सुपर कंप्यूटर देखिए, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ गया होगा, सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर में डिफरेंस क्या होता है। सुपर कंप्यूटर भी सुपर फास्ट होता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर जो होता है सुपर कंप्यूटर से भी फास्ट होता है। ठीक है। तो बेसिकली ये कहने का बेसिकली मेरा मतलब है यहाँ पे। ठीक है। तो सुपर कंप्यूटर जो होता है वो भी नॉर्मल कंप्यूटर से ज्यादा शक्तिशाली कौन हो गया, आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर से शक्तिशाली कौन हो गया, क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है। तो आप एक नॉर्मल कंप्यूटर यूज करते होंगे, उससे ज्यादा पावरफुल हो गया आपका सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल कौन सा हो गया आपका, क्वांटम कंप्यूटर। ठीक है। तो क्वांटम कंप्यूटर आज के टाइम पे सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है, जो कोई भी डाटा है उसका एनालिसिस बहुत तेजी से बहुत रेपिडली कर सकता है। अब डाटा एनालिसिस का मतलब बहुत सारे बच्चे कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर डाटा एनालिसिस का मतलब बेसिकली क्या होता है। ये डाटा डाटा आप तो कहते रहते हो, देखो डाटा बड़ा सिंपल सा चीज है। आपका नाम भी एक डाटा है। सपोज करें सबसे सिंपल सा कंप्यूटर की बात करते हैं, कैलकुलेटर। ठीक है। जिसको कैलसी बोलते हैं, आप लोग कैलकुलेटर बोलते हो। आप 2+2 इंटर करते हो, क्या रिजल्ट देगा आपको, 4 दे देता है। ठीक है। तो ये क्या किया इसने, ये डाटा आपने दिया, क्या डाटा क्या है आपका 2+2, और रिजल्ट क्या है आपका 4। तो यही बेसिकली कैलकुलेशन हो गया कि जो डाटा हमने दिया है उस डाटा से उसने रिजल्ट क्या दिया है 4। तो ये आपका बेसिकली कंप्यूटर की तरह काम किया, किसने, कैलकुलेटर ने। कैलकुलेटर बेसिकली आपका कंप्यूटर ही है, नॉर्मल कंप्यूटर। ठीक है। बेसिकली ये आप सिंपल समझने की समझाने की कोशिश की, डाटा क्या होता है, उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, कैलकुलेशन क्या होता है। अब इसी कैलकुलेटर की जगह हम क्या कर लेंगे, क्वांटम कंप्यूटर यूज करते हैं इसको एनालिसिस करने के लिए। बस बेसिकली मतलब इतना ही होता है दोस्तों। ठीक है। अब 64th महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया दोस्तों भीमराव अम्बेडकर जी का। ठीक है।
देखो, आप भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में क्या सोचते हो, मैं इसके लिए मतलब ये कोई टॉपिक है ही नहीं बहस करने का, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ें पढ़ा रहा हूँ इसमें जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर मतलब देखिए, किसी की सुनी हुई बातें पे ना कहिए, इनके द्वारा कई किताबें लिखी गई, उसको पढ़िए आप। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, जाति का विनाश, जाति का उच्छेद कहते हैं, उनकी किताब पढ़ी दोस्तों, बहुत ही शानदार किताब है, ठीक है। आपको बहुत सारी चीज़ ऐसी जानने को मिलेगी जो बेसिकली जो लोग सोसाइटी के स्टूडेंट्स हैं ना, उनको बड़ा मतलब मजा आता होगा ये चीज़ें पढ़ के, ठीक है। बट चलो उधर की हम बातें नहीं करेंगे, हम टू द पॉइंट बात करते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है, ठीक है। तो अभी क्या है कि जनरली आप देख रहे हो कि ये जो अभी एनडीए गवर्नमेंट चल रही है, ये लोग क्या करते हैं, किसी की जन्म दिवस को बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करके सेलिब्रेट वगैरह करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो हम अगर बात करें भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में दोस्तों, तो भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है और क्या क्या याद रखना है, ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इनको, ठीक है, संविधान के जनक के रूप में जानते हैं। दूसरा ये दोस्तों, ये स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, तो आप ये पॉइंट भी याद रखेंगे कि स्वतंत्र भारत के ये पहले कानून मंत्री भी थे। तो आपके एग्जाम पॉइंट से ये भी रिलेवेंट हो जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। बाद में उन्होंने रिजाइन दे दिया था, ठीक है, वो चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आपको और क्या पूछा जा सकता है, ये एक मूक न्याय करके पत्रिका निकालते थे जो 15 दिन पे पब्लिश होता था, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन बन जाएगा यूपीएससी प्रीलिम्स में या पीसीएस में कि मूक न्याय पत्रिका कौन पब्लिश करते थे, ठीक है। पहला ये बन जाएगा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1923 में स्थापना की गई, ठीक है, जो दलितों की शिक्षा और संस्कृति को लेकर बेसिकली उसके प्रचार प्रसार हेतु समर्पित थी, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि बेसिकली इसकी स्थापना किसने की, तो याद रखिए भीमराव अम्बेडकर जी ने की थी। प्लस महार सत्याग्रह में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, 1927 में हुआ था, तो ये भी आप याद रखेंगे। प्लस 1930 में काला राम मंदिर आंदोलन भी हुआ था, तो ये भी याद रखेंगे कि 1930 में काला राम मंदिर आंदोलन हुआ था, जिसमें क्या था, बेसिकली काला राम मंदिर का विवाद क्या था मैं समझा देता हूँ। काला राम मंदिर का विवाद दोस्तों ये था कि इस मंदिर में जो भी दलित समुदाय के लोग होते थे उनको प्रवेश की अनुमति नहीं थी, तो इसके लिए इन्होंने आंदोलन किया था, ठीक है। प्लस आपने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के नाम सुना होगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन का नाम सुना होगा, ठीक है। तो ये आपका 30 से लेकर 31-32 तक चला था, ठीक है। तो उसमें क्या था कि इन्होंने तीनों में पार्टिसिपेट किया था, जबकि गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, ठीक है। तो ये आप याद रखिए, थोड़ा सा आपको एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, ठीक है। कांग्रेस ने बस एक में पार्टिसिपेट किया था जिसमें गांधी जी गए थे, जबकि इन्होंने तीनों ने, जिन्ना ने और इन्होंने तीनों में पार्टिसिपेट किया था। तो ये आपके पॉइंट्स एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। जितने ब्लू कलर के हाईलाइटेड है भीमराव अम्बेडकर से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। आपको प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है, इसमें मेंस में भी टॉपिक बन सकता है, जिसको आप मेंस में अगर कोटेशन के रूप में आप इसको लिख दो तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे नंबर मिल जाएंगे। 1932 में गांधी जी के साथ समझौता हुआ, उस समझौते को हम दोस्तों कहते हैं पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। ये भी पॉइंट्स आपके रिलेवेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि जो वंचित वर्ग है, जो दलित समुदाय, उनके लिए अलग से क्या हो, निर्वाचन की व्यवस्था की जाए। लेकिन गांधी जी इस पे मतलब एग्री नहीं हुए। गांधी जी क्या बोलते हैं, भैया तुम्हारे पास अगर विधानमंडल में 71 सीटें तो तुम सीटें बढ़वा लो। तो इनकी सीटें बढ़ा के कितनी कर देगी, 41। केंद्रीय विधानमंडल में 18% रिजर्व कर दिया गया सीटें, तो बेसिकली इनकी सीटें बढ़ा दी गई थी, ये हुआ था, ठीक है। 1936 में बॉम्बे विधानसभा से एमएलए भी चुने गए हैं, ठीक है। तो ये आपके पीसीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। हिंदू कोड भी लाया था, ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने बड़ा इसका अपोज किया था। 1951 में इन्होंने अपने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे दिया था। 1956 में इन्होंने दोस्तों बौद्ध धर्म अपनाया था, तो ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भीमराव अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को लास्ट में अपना लिया था, ठीक है। और दूसरा याद रखिएगा 6 दिसंबर 1956 को इनकी डेथ भी हो गई थी। 1990 में इनको भारत रत्न पुरस्कार भी दिया गया है, तो ये भी आप याद रखेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इनकी चैत्य भूमि आपसे कई बार पूछ लेता है कहाँ पे, तो मुंबई के दादर में, इतना याद रखिएगा। इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियां हैं वो याद रखेंगे। कृतियां मतलब समाचार पत्र, एक मूक नायक मैंने बताया जो 15 दिन में पब्लिश होता था, ठीक है। उसके अलावा इनके द्वारा लिखी गई किताबें हैं, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, द अनटचेबल, ठीक है, द अनटचेबल्स, ठीक है। उसके अलावा बुद्धा और कार्ल मार्क्स, ये है, और एक दो बुद्धा एंड हिज धम्म। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिए कि किनके द्वारा लिखी गई, आपसे ये पूछा जा सकता है खासतौर पर पीसीएस एग्जाम में, ठीक है। और समाचार पत्र किसमें पूछा जा सकता है, यूपीएससी में। तो ये थोड़ा सा आपके एग्जाम पॉइंट से ये यूपीएससी में पूछा जा सकता है आपसे, चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और ये बुक्स वगैरह इनके द्वारा, ये जो आपकी स्टेट पीसीएस होता है, ये यूपी पीसीएस होता है, ये बीपीएससी होता है, इसमें पूछे जाने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। लेकिन इनका उद्धरण कोड बड़ा फेमस सा है तो कई सारे, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आपको एसे राइटिंग में, निबंध लेखन में आपको ये काम आ सकता है, ठीक है। मनुष्य नश्वर है, उसी तरह विचार भी नश्वर है। एक विचार को प्रचार प्रसार की जरूरत होती है, जैसे एक पौधे को पानी की जरूरत होती है, अन्यथा दोनों मुरझा जाएंगे। मतलब विचार को भी पानी की जरूरत होती है और पानी मतलब पौधे को भी पानी की जरूरत होती है। मतलब बेसिकली क्या है, पानी का कहने का मतलब है कि जो विचार है, अगर आपके प्रचार प्रचार नहीं होगा, उनको प्रसार नहीं होगा, जैसे आप नॉलेज गेन कर रहे हो लेकिन अगर उसको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे तो ये धीरे 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 आपकी नॉलेज खत्म होती जाएगी। तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना बड़ा जरूरी होता है। इसलिए कहा जाता है कि दोस्तों विद्या देने से बढ़ती है, घटती नहीं है, ठीक है।
अब मेघालय थोड़ा चर्चा में है। मेघालय का आप दोस्तों, ये आप मूल मिली आंग बेसिकली एक गाँव है, ठीक है, हिल्स जिले में, जैंतिया हिल्स जिले में। तो यहाँ पे रेड होल माइनिंग होता है। अगर आपको याद हो तो 2018 के दिसंबर में बहुत चर्चा में था, क्योंकि वहाँ पे लगभग 15 लोगों के आसपास इनकी क्या हुई, डेथ हो गई थी इसमें डूबने की वजह से, इसमें पानी भर गया था। बेसिकली रेड होल माइनिंग 2018 की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा चर्चा में था ये, ठीक है। तो उसकी अगर बात करें हम, मैंने पढ़ाया भी था इस लेक्चर को, काफ़ी टाइम दे के समझाया भी था इस कुछ को, ठीक है। आज फिर से इसको करते हैं हम लोग। तो रेड होल माइनिंग क्या है बेसिकली, देखो रेड होल माइनिंग मैंने इसको पढ़ाने के लिए तो इसको ऐड किया था। दूसरा ये था कि रेड होल माइनिंग यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, उसकी वजह से क्या होगा, पर्यावरण बहुत ज़्यादा प्रदूषित होता है। लेकिन इस पर क्या है कि पर्यावरण को नुकसान जो पहुंचा है वो कम पहुंचा है, इस वजह से थोड़ा सा चर्चा में। रेड हिल माइनिंग क्या होता है, क्या दोस्तों, जैसे आप ये देख रहे हो, ये लोग क्या करते हैं, गोल गोल ऐसे क्या करते हैं, 4 से 5 फीट का ही ऐसे गड्ढा करते हैं। मतलब इसमें आदमी, मतलब एक 4-5 फीट का आदमी आराम से नहीं जा सकता, सिर्फ बच्चे आराम से एंट्री करते हैं, और ये अंदर तक इसी हाइट पे खनी जाती है। इसके अंदर से कोयला निकल निकल के बच्चे क्या करते हैं, बाहर लेके आते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे एक सुरंग जैसी बनाते हैं, ऐसे बना दिया, फिर थोड़ा सा ऐसे बना दिया, फिर ऐसे बना दिया, ठीक है। तो ऐसे पतली सी सुरंग जैसे बनाते हैं, इसमें जाते हैं अंदर, ठीक है। यहाँ से कोयला, आपका कोयले का खनन करते हैं, बेसिकली माइनिंग करते हैं, फिर ये धीरे धीरे घूम फिर के यहाँ पे बाहर लेके देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है, बहुत ही पतली सी एक लाइन होती है 3 से 4 फुट की, और बहुत ही डेंजरस होता है, और खासतौर पर इसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए और ज़्यादा ये खतरनाक हो जाता है। ओपन कास्ट खनन सुना होगा, ओपन कास्ट माइनिंग सुना होगा आपने। बेसिकली क्या होता है, एक लंबी सी सुरंग ऐसे खन दी जाती है, इसमें लिफ्ट भी लगा दिया जाता है, मूवी वगैरह में आपने देखा होगा। तो लाइटली लोग नीचे जाते हैं, यहाँ बहुत बड़ा सा हॉल की तरह खन के बनाया जाता है, और यहाँ से लोग बेसिकली माइनिंग करते हैं इधर उधर जाके। तो ये आपका ओपन कास्ट होता है, बेसिकली डायरेक्टली पूरा ओपन होता है, इसमें जोखिम थोड़ा कम होता है, जोखिम इसमें भी है लेकिन इसमें कम होता है। लेकिन रेड होल माइनिंग में दोस्तों बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है ये, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट होता है। थारू जनजाति थोड़ी चर्चा में है, ठीक है। तो देखो अब इसमें आपको क्या याद रखना है, मैं वो टू द पॉइंट बताऊंगा। होम स्टे, घर पे ठहरने की जो योजना चल रही थी, उसके तहत बेसिकली इनको लिंक किया जा रहा है बेसिकली, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्या क्या पूछेगा मैं ये बता दे रहा हूँ, और कहाँ कहाँ ये पाया जाता है ये बता दे रहे हैं, ठीक है। आप ये पॉइंट याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है, सब कुछ नहीं पढ़ना है आपको, ठीक। सबसे पहले थारू जनजाति पाई कहाँ जाती है। थारू जनजाति दोस्तों पाई जाती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कहाँ कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो जो स्टेट के, इस स्टेट के लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, आपको सबसे पहले तो ये याद रखना थारू जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, यूपीएससी क्वेश्चन आपसे कैसे बनेगा, आईएएस के एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे बन जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि थारू जनजाति पूरे भारत में पाई जाती है, थारू जनजाति केवल उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, थारू जनजाति केवल बिहार में पाई जाती है, या थारू जनजाति उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार में पाई जाती है। अभी तो आप आंसर दे रहे होंगे क्योंकि आपके सामने आंसर है, राइट। लेकिन 2 दिन बाद मैं यही क्वेश्चन आपसे पूछ दूं कि थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे ये ट्राइबल्स देखते हैं, इनमें एजुकेशन दी जा रही है, इनको शिक्षा दी जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक पॉइंट याद रखिएगा, जो स्टेट है उससे लेके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कौन कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है, नेपाल के बॉर्डर के पास आ जाता है। तो आज की वीडियो दोस्तों बस इतने ही रखते हैं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।